हेलो बेटा, आज इस वीडियो में इस पार्ट में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि डिसोल्यूशन से पहले वाला टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 है आपका, चैप्टर 7 डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर ये पहले जो है ना बेटा, रिटायरमेंट और डेथ एक साथ हुआ करते थे। ये इस बार बुक्स वालों ने क्या करा है, डेथ को अलग कर दिया, रिटायरमेंट को अलग कर दिया। एक्चुअल में डेथ और रिटायरमेंट बिल्कुल सेम टॉपिक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस देखो फर्क सिर्फ कितना है कि रिटायरमेंट में पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है उसकी मृत्यु नहीं होती है बस, लेकिन यहाँ पर पार्टनर क्यों फर्म छोड़ रहा है, क्योंकि उसकी डेथ हो रही है। सेम चीज़ें होती हैं बिल्कुल एकदम। जैसे रिटायरमेंट में पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है अपनी खुद की इच्छा से या किसी और वजह से, तो जब वो जाता है तो फर्म को जब वो छोड़ के जाता है तो आप देखो कैपिटल में हिस्सा, इसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट आप करते हो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस करते हो आप, उसमें प्रॉफिट और लॉस का पुराने प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो पार्टनर को। तो वो सारी चीज़ें आपने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में देखी थी मेरे साथ। अच्छा, डेथ ऑफ पार्टनर में क्या है कि इस बार आपके सिलेबस से ये समझ लो कि 70-80% ख़त्म कर दिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बचता नहीं है अब डेथ ऑफ पार्टनर में। इसमें 2-3 कैलकुलेशन छोटी छोटी आपको सीखनी है, जिसके ऊपर आपसे 3 नंबर में या एक नंबर के छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस बार इसमें से नहीं बनेगा। पिछली बार लास्ट टाइम तक इसमें से 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता था, जो इस बार बनने के चांस नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब बात ये आती है, पहले लिख लेते हैं जरा। व्हेन ए पार्टनर डाइज, जब एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, हिज एग्जीक्यूटर और हियर, एग्जीक्यूटर हम उसको बोलते हैं जो उसकी डेथ के बाद में जो भी उसकी संपत्ति है, उसका बेटा है, वाइफ है या कोई और है, या लीगल हियर आर एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू। यानी कि जो भी अमाउंट ड्यू होगी पार्टनर की, वो किसको मिलेगी, उसके बीवी बच्चों को मिलेगी। अब जैसे कि मान लो एक फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। अब सपोज डेट सी की मृत्यु हो रही है, सी की, तो सी कौन है, डिसीज पार्टनर। सी डिसीज पार्टनर है, और ए और बी क्योंकि अब फर्म में रह जाएंगे तो ये बोले जाएंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब आपको पता है रिटायरमेंट में भी ऐसे ही होता था। रिटायरमेंट में हम बोलते थे रिटायरिंग पार्टनर, और यहां पर ये कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो ये डिसीज पार्टनर बताओ यहां पर कौन होगा, डिसीज पार्टनर यहां पर होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहां पर कौन सैक्रिफाइस करेगा, डिसीज पार्टनर, क्योंकि उसकी डेथ हो रही है। और यहां पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ये कौन होंगे, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो आपको इस चैप्टर में सीखना क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मान लो आपको 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट दे रखी है कंपनी की। तो रिटायरमेंट में क्या होता था, पार्टनर इसी डेट को रिटायरमेंट ले रहा होता था, इसी डेट को, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को या 31 मार्च 2019 को उसका रिटायरमेंट हो रहा था। तो जब यहां पर उसका रिटायरमेंट होता है, जब इस डेट को उसका रिटायरमेंट होता है, तो उसको कैपिटल, उसका कैपिटल का हिस्सा, गुडविल का हिस्सा, असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूट करके उसके प्रॉफिट में हिस्सा और पुराने प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा, ये सब उसको मिलता था। लेकिन आप एक बात समझो, अगर मान लो पार्टनर रिटायरमेंट यहां पर ले, कहां पर, यहां पर, सपोज डेट 30 जून 2019 को,
तो आप सोच के देखो, अप्रैल, मई और जून, यानी कि यहां से लेके यहां तक के 3 महीने बैठते हैं। अगर पार्टनर इस डेट को रिटायरमेंट लेगा तो देखो फिर भी वो क्या क्या लेके जाएगा, वो कैपिटल में हिस्सा लेके जाए, वो अपनी कैपिटल लेके जाएगा, वो गुडविल लेके जाएगा, वो आपका प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेके जाएगा जो पुराने होंगे, और इसके अलावा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो मांगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो वो लेगा ही लेगा। ये तो आपने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में सीखी थी हमसे। सर डेथ वाला चैप्टर चल रहा है, आप रिटायरमेंट की बात करो, बेटा लिंक है आपस में, तो आप लिंक को जबर समझने की कोशिश करो। चाहे पार्टनर का रिटायरमेंट हो, चाहे पार्टनर की डेथ हो, वो सारी चीज़ें उसको मिलनी है। ये सारी चीज़ें चाहे तो वो 30 जून को रिटायरमेंट ले, चाहे तो वो रिटायरमेंट ले 30 जून को, चाहे वो रिटायरमेंट ले 31 मार्च को, ये सारी चीज़ें कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस, ये सब उसको यहाँ पर भी मिलेंगे और ये सब उसको यहाँ पर भी मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो उसने यहाँ पर वो रिटायरमेंट लेता है, यहाँ पर रिटायरमेंट लेता है अगर वो 30 जून को, तो उसको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आपको क्या क्या एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो समझो आप। देखो इस पीरियड का जो 3 महीने का प्रॉफिट और लॉस होगा वो लेगा, वो प्रॉफिट और लॉस फॉर दी पीरियड फ्रॉम बैलेंस शीट डेट टू रिटायरमेंट डेट। अगर मान लो यहां पर पार्टनर की डेथ हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम बैलेंस शीट डेट टू डेथ की डेट। तो यहां से लेके यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक की वो सैलरी लेगा, अगर सैलरी मिलती होगी पार्टनर को, बोनस लेगा, कमीशन लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेगा, और आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे, और अगर वो कोई ड्राइंग करता होगा तो वो भी आप उसके नाम में, क्योंकि 3 महीने के दौरान बहुत सारी चीजें करी होंगी उसने इन 3 महीने के दौरान। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर रिटायरमेंट किसी बीच की डेट को होता है तो ये सारी चीजें तो होती हैं, उसको इन 3 महीने का प्रॉफिट, इन 3 महीने में लॉस है तो वो, इन 3 महीने के दौरान की सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सारी चीजें भी करनी पड़ती हैं। लेकिन एक्चुअल में ना हमारे रिटायरमेंट वाले चैप्टर में इकलौता ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि शुरू का ही क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए उसमें ये ज्यादा चीजें आपको सीखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। लेकिन डेथ वाले चैप्टर में क्या होता है, डेथ में तो हमेशा पार्टनर की डेथ यहां पर थोड़ी ना होगी, पार्टनर की डेथ कहीं ना कहीं बीच में हो रही होगी, यहां पर कहीं ना कहीं। तो आपको डेथ वाले क्वेश्चन में भी ये सारी बातें करनी पड़ती हैं जो रिटायरमेंट में होती हैं। लेकिन इस बार आपके सिलेबस में केवल और केवल 2 कैलकुलेशन आपसे करवाई जा रही हैं। एक तो क्या, एक तो प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टू टिल डेट ऑफ डेथ, और एक गुडविल का ट्रीटमेंट। केवल आपसे 2 चीजें आपको सिखवाई जा रही हैं, इसके अलावा तीसरी चीज आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, बैलेंस शीट की डेट से लेकर के जिस दिन पार्टनर की डेथ हो रही है वहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, और पार्टनर का गुडविल में हिस्सा निकालना, डिसीज पार्टनर का, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। तो केवल इतनी चीजें आपके सिलेबस में है। तो हम 2 चीजें सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट शेयर इन प्रॉफिट। सबसे पहले देखो जरा, मैं यहां लिखता हूं, how to calculate share in profit from the date of death, from the date of balance sheet, from the date of बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ।
तो आप देखो बेटा हम कैसे करेंगे। तो हम इसमें दो बातें सीखेंगे। नंबर एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और नंबर दो हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसमें हमें एंट्री बनानी होती है। अब एंट्री देखो डिपेंड करती है किस चीज पर, मैं अभी समझाता हूं आपको। देखो इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नो चेंज, मतलब देखो जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, सी की डेथ हो गई, ए ने और बी ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं किया, सी की डेथ के बाद भी उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को वही रखा जो उनका ओल्ड है। तो इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नो चेंज। दूसरा है इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो क्या होगा। तो देखो एंट्री हम क्या बनाएंगे, एंट्री में लिख रहा हूं यहां पर, क्या एंट्री बनेगी इस सिचुएशन में और क्या एंट्री बनेगी इस सिचुएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट एडजस्टमेंट मेड, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टमेंट मेड। तो ये एंट्री तब बनेगी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रहा होगा। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा होगा तो एंट्री क्या बनेगी, देखो जरा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका भी नरेशन आप क्या लिखोगे, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टमेंट मेड। तो थोड़ा सा फर्क है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि ये आखिरकार क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप केवल इनकी नोटिंग कर लो, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको समझेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो ये तो हो गया बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब मैं बात करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन दो आधार पर हो सकती है, मैं आपको समझा देता हूं कैसे कैसे।
देखो जरा, एक तो ऑन टाइम बेसिस और दूसरी होती है ऑन टर्नओवर बेसिस। ऑन टर्नओवर बेसिस। अब टाइम बेसिस पर हम कैसे करेंगे, देखो जरा, तो टाइम बेसिस पर डिसीज पार्टनर, मैं इसके नीचे लिखता हूं, डिसीज पार्टनर इच entitled for share in profit and such profit will be on। और ये प्रॉफिट किस आधार पर होगा, एवरेज ऑन देखो जी, एवरेज ऑन फ्यू पास्ट ईयर प्रॉफिट, फ्यू या तो होगा कुछ पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, या फिर बेसिस ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट, बेसिस ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट इसमें कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। फिर हम निकालेंगे, देखो ये दोनों में ही होगा, इसमें नहीं चलो इस यहाँ ठीक है, इसमें तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर ही करेंगे तो इसमें एवरेज प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, और दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, यानी कि पहले तो हम ये निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखो जरा, जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद पीरियड टिल डेथ बटे 12 मल्टीप्लाई शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। देखो अगर एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकाल रहे हैं तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट के आधार पर निकाल रहे हैं तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट की जगह हम लास्ट ईयर प्रॉफिट ले लेंगे। तो यानी कि ये जो है ना, ये दोनों में सेम ही है, ठीक है ना, इसमें भी और इसमें भी फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक। अच्छा अब देखो इधर वाले में हम करते हैं, यहाँ आ जाओ आप, ऑन टर्नओवर बेसिस। तो हम इसमें कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल टू
लास्ट ईयर प्रॉफिट बटे लास्ट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई विद 100। तो यहां से हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स, लो मैं लिख देता हूं, टर्नओवर का मतलब सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद शेयर इन डिसीज पार्टनर, शेयर इन डिसीज पार्टनर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑन टर्नओवर बेसिस कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब हम सेकंड, इसको हम सेकंड, एक ऑल्टरनेटिव और है इसका, सेकंड ऑल्टरनेटिव, अगर आप, मैं लिख देता हूं ऑल्टरनेटिव, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट बटे लास्ट ईयर सेल्स लास्ट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई विद करंट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई शेयर इन डिसीज पार्टनर। तो ये पहले वाला जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये दो थे, हमने इसको एक ही कर दिया, बस इतना फर्क है। अगर आप ध्यान से थोड़ा समझोगे तो एक ही है। बाकी मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या चक्कर है आपका, ठीक है ना। तो इसमें एक तो ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट होती है बेटा इस बार जो सिलेबस में है, और एक गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट सेम बेटा जैसे आपने रिटायरमेंट में करा था, बिल्कुल वही है। अगर आपको याद ना हो तो मैं दोबारा याद दिलवा दूं, हम गेनिंग पार्टनर को वहां पर कर देते डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर को हम कर देते हैं वहां क्रेडिट, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो सेम चीज यहां पर होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप क्या करना, आप पहले इसकी नोटिंग कर लो आज इस वाले पार्ट में, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपको अभी तो इसमें डाउट होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इसीलिए घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ओके बेटा, चलिए बाय।